23 अक्टूबर 2021 का दिन इतिहास में दर्ज। देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर दिल्ली में आरएमएल अस्पताल का किया दौरा। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों का जताया हार्दिक आभार। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक मौके पर गीत और ऑडियो विजुअल फिल्म करेंगे जारी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थ नेतृत्व का प्रतिफल है 100 करोड़ का ये ऐतिहासिक लक्ष्य। कोविड रोधी टीकाकरण में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने पर WHO ने भारत को दी बधाई। कहा, भारत की ये उपलब्धि कोरोना के खिलाफ लड़ाई के प्रति दिखाती है उसकी प्रतिबद्धता। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत ने आज इतिहास रच दिया है। भारत में कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंच गया है और इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने में देश के चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का भी अविस्मरणीय योगदान रहा है। और कोविड रोधी टीकाकरण के इस सफर में 100 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, भारत ने इतिहास गढ़ दिया। हम 130 करोड़ भारतीयों की विज्ञान, उद्यम और सामूहिक भावना की विजय के गवाह हो रहे हैं। टीकाकरण के 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने पर भारत को बधाई। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए काम करने वाले सभी लोगों का आभार। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने राजधानी स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल का भी दौरा किया। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण क्योंकि 100 करोड़ कोविड टीकाकरण का लक्ष्य हमने हासिल किया है और आज के इस दिन पर सबसे महत्वपूर्ण है कि हर देशवासी हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का आभार व्यक्त करे और यही आभार व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, जहां वो अस्पताल में विभिन्न लोगों से भी मिले, वहां के स्वास्थ्य कर्मियों से भी मिले और तमाम हालात का जायजा लेने के साथ साथ टीकाकरण को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या चुनौतियां उनके सामने रही। ये कोविड वॉरियर्स जिनको हमने शुरू से ही देखा है कि कोविड की शुरुआत, जब कोविड महामारी की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक अलग अलग स्तर पर ये अपनी ड्यूटी निस्वार्थ भाव से इसका निर्वहन करते रहे हैं और इनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए ही प्रधानमंत्री आज पहुंचे राम मनोहर लोहिया अस्पताल। राजधानी के इस अस्पताल में पहुंचकर प्रधानमंत्री ने यहां के ही नहीं देश भर के स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। यही स्वास्थ्य कर्मी जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना की महामारी के दौरान न केवल मरीजों का इलाज किया बल्कि उसके बाद भी जब टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई तब भी अलग अलग स्तर पर इसी टीकाकरण अभियान को रफ्तार दी है। अगर आज हम 100 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर पाए हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़ा योगदान हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का ही रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राम मनोहर लोहिया अस्पताल के अपने इस दौरे पर इसी बड़े संदेश को देश के कोने कोने तक पहुंचाया है कि हमें इन स्वास्थ्य कर्मियों का आभार व्यक्त करना चाहिए। झज्जर में स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 साल में सबसे बड़ी महामारी से निपटने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन खुराक का मजबूत सुरक्षा कवच है। 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से
बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आरएमएल अस्पताल का दौरे पर प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाने के लिए जो लोग आए थे और जो अस्पताल कर्मी थे उनसे बातचीत की। आइए देखते हैं क्या है उनकी प्रतिक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज पीएम मोदी सर से मिलके, सर मतलब इतना होप नहीं था कि सर को कभी ऐसा मिलेगा, बट एक्चुअली इट वाज माय ड्रीम कम थ्रू। बहुत अच्छा लगा। सर ने मेरे को पूछा था कि आपका जर्नी कैसे है, तो अभी तक जब से कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया था, मेरा ड्यूटी यहाँ पे था, तो अभी तक मैंने 15,000 तक अप्रॉक्सीमेटली बेनिफिशरीज को वैक्सीनेट किया। तो सर ने उसका जर्नी के लिए मेरे को पूछा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं एक लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव की टीम मेंबर हूँ और मैंने इतना मौका मिला कि पब्लिक के लिए सेवा करने के लिए और ये इतना टफ डिफिकल्ट टाइम में कोरोना से लड़ने के लिए। आज हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए, तो उन्होंने हमसे जो है पूछा गया कि हमारे पास कौन से ऐसे बेनिफिशरी हैं जो हमारे पास नेगेटिव हमारे सोचते हैं कि हमें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। तो मैंने उनको बताया कि हमारे पास कुछ बेनिफिशरी ऐसे भी आते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हमें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, शायद इससे ये प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम होगी, लेकिन आज 100 करोड़ हो जाएगा वैक्सीन के लिए। तो इतना मतलब अच्छा फील हुआ उनको कि हमें वैक्सीन, हम उसको अच्छे से गाइड किया हमने कि हमें वैक्सीन लगवा के आपको पूरे देश की आर्थिक स्थिति को हमें ठीक करना चाहिए और हमें आने वाले वायरस को फैलने से रोकना चाहिए। वो आए तो आते उन्होंने पूछा कि कोविड के टाइम में आपने कैसे ड्यूटी की, आपके घर वाले आपको मना करते रहे होंगे। तो मैंने कहा सर मना तो करते थे, लेकिन मन में एक सेवा का भाव था कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री लगे हुए हैं सेवा में तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये सोच करके हम भी सेवा करने लगे। और वो दौर तो बहुत ही खतरनाक दौर था कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, इतने भयभीत थे लोग। और उस दौरान हम लोग आकर के यहाँ पे रातों दिन मेहनत करते थे, ड्यूटी करते थे। तो आज पीएम मोदी जी से मेरी मुलाकात हुई, मेरी बात हुई, तो मैंने उनको ये भी बोला कि सर आपने जो एक बार कहा था कि मैं देश का चौकीदार, तो वो आपने जो कहा तो वो उससे हम चौकीदारों का मनोबल बहुत बड़ा सर, और आज समाज में हम लोगों की इज्जत है। तो मैं बहुत खुश हूँ आज कि डायरेक्ट मेरी पीएम मोदी जी से मेरी मुलाकात हुई और वो बड़ा खुश हुए और खुश होकर के मेरे पीठ भी थपथपाई उन्होंने। तो आरएमएल अस्पताल के सुरक्षा कर्मी, सिक्योरिटी गार्ड से लेकर स्वास्थ्य कर्मियों तक प्रधानमंत्री गए, उनसे मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। और बेंगलोर के एक अस्पताल में हेल्थ कार्यकर्ता का उनके साथियों ने फूलों से स्वागत किया। तो ये दृश्य जो दिखाते हैं कि कैसे स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति हर कोई आभार व्यक्त कर रहा है। फूलों के साथ स्वास्थ्य कर्मी का स्वागत किया जा रहा है। यही स्वास्थ्य कर्मी हैं जो टीकाकरण अभियान की सफलता के पीछे असली चेहरा हैं। इन्हीं के कारण हम 100 करोड़ का आंकड़ा भी छू पाए हैं और अब इसके आगे भी हालांकि सफर अभी लंबा है, क्योंकि अगर सभी देशवासियों को 2 डोज टीके के देने हैं तो जाहिर है कि आंकड़ा 260 करोड़ से ऊपर जाएगा। लेकिन 100 करोड़ का आंकड़ा मनोवैज्ञानिक तौर पे भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम सभी को इस सुरक्षा कवच को मजबूत करने में अपना योगदान देना है ताकि इन स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत सफल रहे। और ये जो 100 करोड़ के आंकड़े की हम बात करते हैं, इस आंकड़े की असली तस्वीर क्या है, आइए वो आपके सामने रखते हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं 100 करोड़ का हमने सफर तय किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इस 100 करोड़ के सफर में भारत ने कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं। उदाहरण के तौर पर दुनिया का जो पहला डीएनए आधारित वैक्सीन है ज़ाइकोव-डी, वो मेक इन इंडिया यानी भारत ने तैयार किया है। इसके अलावा जो कोविन ऐप के माध्यम से हम दुनिया के डिजिटल टीकाकरण की तस्वीर सामने रख पाए हैं, इसको भी पूरे विश्व में सराहा गया है कि इतने बड़े स्तर पर कोविन पोर्टल के जरिए हम टीकाकरण अभियान को हैंडल कर पा रहे हैं। यह भी एक बड़ी उपलब्धि, एक नया रिकॉर्ड भारत की ओर से। अगर हम आगे बढ़ें तो हम पाते हैं कि दुनिया का डीएनए वैक्सीन के अलावा अन्य बातों को करें कि पहली बार हमने वैक्सीन के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया है, क्योंकि वैक्सीन को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए भी हमने तकनीक का प्रयोग किया।
ड्रोन्स का प्रयोग कोविड वैक्सीन की डिलीवरीज के लिए किया गया है और अब दुनिया का सर्वाधिक 2.5 करोड़ डोज भी भारत ने ही किया था। तारीख थी 17 सितंबर, जब हमने एक ही दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीन के डोज दिए थे। तो इस तरीके से भी एक नया रिकॉर्ड जो भारत ने सामने रखा। लेकिन जो विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान, हम इसको कह रहे हैं 100 करोड़ का टीकाकरण अभियान, वो हमने 9 महीने में हासिल किया है। ये जानने वाली बात है कि हमने 16 जनवरी 2021 में जो टीकाकरण अभियान शुरू किया था, तो आज 21 अक्टूबर को जाकर हमने ये 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है, यानी 9 महीने में हमने लक्ष्य हासिल किया है। और देखें तो कोरोना मामले के भीतर, अगर हम देखें, जब 11 महीने के भीतर हमने वैक्सीन की शुरुआत कर ली थी, क्योंकि जब हमें पता है कि जब मार्च में मामले सामने आए तो उसके बाद हमने जब वैक्सीन के ऊपर काम भी शुरू कर दिया गया देश में, मात्र 11 महीने में, और ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है इतिहास में, मात्र 11 महीने में ही हमने कोविड के खिलाफ वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए हमने उसको तैयार कर लिया। तो ये बड़ी बात। लेकिन इससे हटकर अगर हम देखें, टीकाकरण की तस्वीर को भी आपके सामने रखना चाहेंगे। लैंगिक तस्वीर अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि पुरुषों में लगभग 51.5 करोड़ के करीब पुरुष हैं जिनको ये वैक्सीन दी गई, और महिलाओं का आंकड़ा भी लगभग 48 करोड़ के पास नजर आता है। वहीं अगर हम लैंगिक तस्वीर से हटकर अगर हम आगे बढ़े और हम ये देखें कि किस तरीके से अन्य आयाम को देखते हुए कौन कौन सी वैक्सीन कितनी दी गई है, तो कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी, ये 3 वैक्सीन है जो इस वक्त देश में दी जा रही है। और कोविन पोर्टल पर जो आंकड़े दिए गए हैं उनके अनुसार कोविशील्ड के लिए अगर आप देखें तो लगभग 88 करोड़ के करीब कोविशील्ड की डोज दी गई हैं। तो वहीं कोवैक्सीन की डोज को आप देखें तो ये लगभग 11 करोड़ 40 लाख से ऊपर है। उसके आगे बढ़कर अगर हम आपको सामने और आयाम रखना चाहें तो हम आयु के हिसाब से भी अगर देखते हैं तो ये गौर करने वाली बात है कि जो 18 से 44 वर्ष के लोग हैं उन्होंने यहां बाजी मारी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लगभग 55.5 करोड़ ये वो आयु वर्ग है जो 18 से 44 वर्ष का है। उसके बाद हम देखें तो हम पाते हैं 45 से 60 की उम्र के लोग, जिन्होंने लगभग 27 करोड़ के लोग हैं जिन्होंने लगवाई है, और 17 करोड़ ये वो आंकड़ा है जो 60 साल से ऊपर के हैं। तो देखें तो हर आयु वर्ग ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये कुछ आंकड़े हैं, लेकिन अगर आप 100 करोड़ के आंकड़े को खंगालेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितने स्तर पर भारत ने रिकॉर्ड बनाए, कैसे अलग अलग तिथियों पर, क्योंकि शुरू में हमने 1 करोड़, फिर 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ करते करते आज हम पहुंचे हैं 100 करोड़ के आयाम पर, इस पड़ाव पर। लेकिन यहां पर हमें रुकना नहीं है, यहां से आगे भी हमें बढ़ना है। सभी को डबल डोज दिया जाना बहुत जरूरी है। और तमाम कोविड के टीकाकरण से लेकर जो बातें हैं और कैसे देश के अलग अलग कोनों तक हम इसको सफलतापूर्वक पहुंचा पाए हैं, क्या है इसके पीछे की कहानी, इस पर भी जानेंगे अपने रिपोर्टर से तमाम तथ्य। लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा ये विशेष कार्यक्रम। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत का टीकाकरण अभियान ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल कर चुका है। 100 करोड़ के डोज की उपलब्धि पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करने के लिए हमारे सभी फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स, वैज्ञानिकों, वैक्सीन निर्माताओं, केंद्र और राज्य सरकारों के समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना की। साथ ही उन्होंने लोगों से टीका लगाने की भी अपील की। I'm very happy to know that our country has crossed 100 crore COVID vaccination mark today. This is indeed a significant milestone in our collective fight against the coronavirus. I congratulate all our frontline healthcare workers, scientists, vaccine manufacturers, states and central government,
on this remarkable achievement in such a short span of time. हमारा कोरोना वर्कर्स के जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है और दिन रात मेहनत करके देश के कोने कोने तक वैक्सीन पहुंचा रहा है। मेरी अपील है कि वैक्सीन लगवाने को आप लोग आगे आइए, तभी कोरोना हारेगा। तो उपराष्ट्रपति ने भी सभी देशवासियों को बधाई दी है, लेकिन साथ ही साथ अपने कर्तव्य की भी याद दिलाई है कि आपको टीकाकरण अभियान को और रफ्तार देनी है, यानी सभी को टीका जरूर लेना है। रुख कर लेते हैं अब हमारे रिपोर्टर्स का। हमारे साथ श्रीनगर से शब्बीर जुड़े हुए हैं, तो वहीं नरसिंहपुर से हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर, सबसे पहले क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए कहा गया कि ये एक डोज सारी जनसंख्या को दे दिया गया, ये समझना चाहेंगे हम आपसे कि अब जब देश ने 100 करोड़ का बिंदु इस पड़ाव को हासिल किया है, तो जम्मू कश्मीर में टीकाकरण की क्या स्थिति है? जी, जैसा आपने सही कहा है कि देश ने जो 100 करोड़ का जो माइलस्टोन अचीव किया है, जम्मू कश्मीर ने भी 100% लोगों जो है, जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको पहली जो कोरोना वायरस की पहली खुराक है, डोज की पहली खुराक है, वो दी गई है। अगर हम क्यूमुलेटिव डाटा की बात करें, अगर हम ये पता करें कि दोनों डोजेस हैं वो कितने पॉपुलेशन को दी गई है, अभी तक जो मैंने हेल्थ ऑप्शन से बात किया तो उन्होंने बोला है कि जो डाटा है हमारे पास है उससे कि 77% लोगों को जो है दोनों खुराकें दी गई हैं अभी तक। और इस महीने के आखिर तक अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि ये जो 100% दोनों डोजों का जो आंकड़ा है वो भी क्रॉस किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर आप जानते हैं कि यहाँ पे हालात भी एक अपना रुख लेते हैं। यहाँ की जो टेरेन है या जोग्राफी है वो भी एक चैलेंज रहता है। तो पिछले 8-9 महीनों हमने देखा है कि जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं या कर्मचारी हैं या जो वैक्सीनेटर्स हैं, वो किस तरह से दूर दराज इलाकों में जाके पहाड़ों पे, बर्फीली पहाड़ों पे पैदल जाके, कहीं पे जो है फौज की सहायता लेके लास्ट माइल तक गए हैं, ताकि एक लास्ट जो ट्राइबल एरिया है, बॉर्डर एरियाज हैं या रिमोट एरियाज हैं, वहाँ पे लोगों को टीका दे सके। उसके अलावा जो यहाँ पे एक चैलेंज रहा है वो वैक्सीन हेजिटेंसी रही है। मिथ्स वैक्सीन के अराउंड या जो रूमर्स फैलाई गई कि वैक्सीन से कुछ होने वाला है, उसको फेस करना एक बड़ा चैलेंज रहा है यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लोग सिविल सोसाइटी को लेके, रिलीजियस टीचर्स को लेके या ओपिनियन लीडर्स को साथ लेके उस वैक्सीन जो मिथ्स है उनको बस्ट करके आज जो है यहाँ पे पूरे यूटी में जो है एक सेलिब्रेशन का मोड है, इसीलिए है क्योंकि इस आज के दिन में जो जी यहाँ पे जो है कई जगहों पे एक फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रही है। बीजेपी का अगर बात करें वो फ्रंट फुट पे है। आज एक फंक्शन श्रीनगर में हो रही है जहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष MS नायक जी वो उसमें शिरकत कर रहे हैं। वहाँ पे वो हेल्थ वर्कर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं और जो देश ने 100 करोड़ का माइलस्टोन अचीव किया है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें पिछले 5-10 दिन में हम देखें तो यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन्होंने जगह जगह पे जो हेल्थ वर्कर्स है, फ्रंट लाइन वर्कर्स है या जिन्होंने इस कोविड महामारी में एक अहम रोल अदा किया है, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। यहाँ के जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनको डेकोरेट करके ये मैसेज दी जा रही है कि जो है हर किसी को वैक्सीनेशन के लिए आगे आना है और जो चैलेंजेस थे शबीरा बने रहिए हमारे साथ, हम सीधे रुक कर रहे हैं मध्य प्रदेश का उनको। जी, हमारे साथ अजीत द्विवेदी जुड़े हुए हैं। अजीत, सबसे पहले कि मध्य प्रदेश आज कैसे जश्न मना रहा है 100 करोड़ के आंकड़े का? बिल्कुल, देखिए जरूर जश्न की बात है क्योंकि 100 करोड़ का आंकड़ा देश ने पार कर लिया है कोविड वैक्सीनेशन को लेकर और इसमें मध्य प्रदेश का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। मध्य प्रदेश में अगर बात करें अभी तक फर्स्ट और सेकंड दोनों डोज की बात करें तो मध्य प्रदेश में 6 करोड़ 75 लाख से ज़्यादा जो है वो डोजेस जो है वो लगाई जा चुकी हैं और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जैसा कि आपको पता है कि लगातार मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान जो है वो चलाए जाते रहे, कई चरणों में ये अभियान चले और इस अभियान के कई सकारात्मक परिणाम देखने को मिले क्योंकि लगातार एक
दिन में जिस तरीके से 30 लाख 40 लाख जो वैक्सीनेशन की डोज लगाई गई, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और ये अपने आप में रिकॉर्ड भी था। तो मध्य प्रदेश लगातार शुरू से ही बहुत ज्यादा एक्टिव रहा है। आपको रोकना चाहेंगे जयजीत, फिलहाल हम सीधे रुक कर रहे हैं देहरादून का, क्योंकि हम जानते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं और इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंच चुके हैं। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। अभी जो देवभूमि में आपदा आई है, आज सुबह यहाँ के गवर्नर साहब, मुख्यमंत्री जी, आपदा प्रबंधन मंत्री, हमारे सांसद अनिल बलूनी और भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ इसका हवाई निरीक्षण किया। लगभग 2 घंटे के निरीक्षण में ढेर सारी चीजें देखने को मिली जो यहाँ पर तबाही हुई है, उनकी बोलती तस्वीर देखने को मिली। अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ भी बैठना हुआ। पूरी समीक्षा भी की गई। एक बात ये सुनिश्चित निकल कर आई कि भारत सरकार की ओर से समय पर चेतावनी मिलने के कारण बहुत कम मात्रा में नुकसान हुआ है। कम से कम जान हानि बहुत कम मात्रा में हुई। माली नुकसान पानी की गति और पानी के बहाव पर निर्भर करता है, परंतु जान हानि उसके प्रकोप के कंपैरेटिवली कम हुई। 16 तारीख को लगभग 2:30-3 बजे ही भारत सरकार की ओर से चेतावनी मिल गई। 24 घंटा पहले चेतावनी मिलने के कारण मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही चीफ सेक्रेटरी से बात करी। वो दौरे पर थे, वो भी लौट कर आए और सभी कलेक्टर, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना, वायुसेना सभी को अलर्ट भेजने के कारण बहुत सारा नुकसान रोका गया है। जितने भी मोबाइल यूजर थे उनको भी अलर्ट मोबाइल पर समय पर भेज दिया गया था, जिसके कारण अकारण आवाजाही कोई न करे। 4 धाम के यात्रियों को भी जहां थे वहां सुरक्षित जगह में बारिश शुरू होने से पहले ही रोका गया। इसका ही परिणाम है कि अब तक 4 धाम के यात्रियों में से किसी हताहत होने की समाचार नहीं आया है। यात्रा अब शुरू भी कर दी गई है। एनडीआरएफ, आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, स्टेट रिस्पांस टीमें, फायर ब्रिगेड, ये सब बारिश आने से पहले ही अलर्ट होने के कारण मौके पर थे। हेलीकॉप्टर भी बारिश आने के पहले ही अलर्ट कर दिए गए थे, यहाँ उपलब्ध भी थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी समय पर सेना और एनडीआरएफ के मोबिलाइजेशन में सूचनाएं हम सबको दी थी। सेंटर वाटर कमीशन और इरिगेशन डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन भी अच्छा रहा। इसके कारण जो जल स्तर बढ़ा उसको मैनेज करने में बहुत फायदा हुआ, अन्यथा वहीं पर भी जानहानि होने की संभावना थी। फिर भी अब तक 64 दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु सरकार के पास अधिकृत रूप से रजिस्टर हुए हैं और 11 से ज़्यादा लोग लापता। कुछ 2 ट्रैकिंग की टीमें भी लापता है। एक का लोकेशन मिल गया है जो हिमाचल यहाँ से जाते हैं। ज़्यादातर सड़कें 3 सड़कें छोड़कर क्लियर हो गई है और अब राहत जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पहुँचना शुरू हो गया है। नैनीताल, हल्द्वानी और अल्मोड़ा की सड़कों को भी क्लियर करने का बहुत समय पर राज्य प्रशासन ने अच्छे से इसमें सफलता प्राप्त करी।
एक जगह पे रेलवे ट्रैक को भी भारी नुकसान हुआ है, इसका रिपेयरिंग का कार्य भी शुरू हो गया है। बिजली की उपलब्धता लगभग 60% से ज़्यादा कर दी गई है, जिससे शुद्ध पीने का पानी अब लोगों को मिलने लगा है और स्वास्थ्य सुविधाएं भी इसके कारण प्रभावित नहीं है। जो पावर स्टेशन पूरे के पूरे डूब गए थे, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर डूब गए थे, उनको जो 48 घंटे का समय चाहिए पानी जाने के बाद का, वो समय समाप्त होने के बाद तुरंत ही उनको शुरू कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलाया और सफल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा राज्य का प्रशासन रेस्क्यू के लिए लगा और इसके कारण बहुत लोगों की जानों को बचाया गया है। टेलीफोन नेटवर्क आज सुबह के जो रिव्यू में आया है उसमें 80% जगह पे टेलीफोन नेटवर्क को रिस्टोर कर दिया गया है। जो 2-3 रोड अभी ब्लॉक है वो खुलते ही 24 घंटे में बाकी का टेलीफोन नेटवर्क भी हम कर देंगे। जहाँ तक सड़कों का सवाल है, जैसा मैंने कहा 3 या 4 जगह ऐसी है जहाँ पर पहाड़ को काटकर रास्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा रास्ता ही भूस्खलन के कारण बह गया है। उसको छोड़कर रोड कनेक्टिविटी ठीक मात्रा में चालू हो गई। 3500 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया और 16,000 से ज़्यादा लोगों को प्रिकॉशनरी इवैक्यूएट किया गया है और इसके कारण कोई भी टूरिस्ट की कैजुअलिटी अब तक सामने नहीं आई। एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसडीआरएफ की 60 टीमें, पीएसी की 15 कंपनी, फायर ब्रिगेड, पुलिस के 5,000 से ज़्यादा जवान ये पूरी मुहिम में आज भी जुड़े हैं और लोगों की मदद करें। रिलीफ, स्वास्थ्य सुविधाएं और रिलीफ कैंप में खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की गई है और मुझे भरोसा है कि नॉर्मल स्थिति बहुत कम समय के अंदर होगी। पहले दिन से ही संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री जी के साथ कई बार बात करी है और भारत सरकार की पूरी ताकत जो देवभूमि की इस आफत में मदद में आ सकती है वो लगाई है। यहाँ पर हमारे जॉइंट सेक्रेटरी गृह विभाग के आए हुए हैं, ये आज यहाँ रुकेंगे, एक रफ प्राथमिक अंदाज भी नुकसान का लेंगे और कुछ ही समय में 1-2 दिन में स्थिति नॉर्मल होते ही गृह विभाग की ओर से सर्वे की टीम भी आएगी और हम मदद भी करेंगे। मगर ऑलरेडी 250 करोड़ रुपया 1-1.5 महीने पहले ही, क्योंकि यहाँ पर आपदाएं आती रहती है तो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की ओर से 250 करोड़ रुपया कुछ महीने पहले ही यहाँ पर ऑलरेडी एडवांस में भेजा हुआ है। इससे काम चालू हो गया है। राज्य सरकार भी अपने खजाने से काम कर रही है। मैं देवभूमि की जनता को इतना ही कहना चाहता हूँ कि संकट की इस घड़ी में भारत सरकार हर तरीके से देवभूमि के साथ खड़ी है। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत अच्छे से इस आपदा को रिस्पॉन्ड किया है और इसके कारण मिनिमम कैजुअलिटी में से ये आपदा में से हम 12 है, ऐसा मैं विश्वास के साथ सारी मीमांसा, सारा चर्चा सुनने के बाद मैं कह सकता हूँ। आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार का कोऑर्डिनेशन चालू रहेगा जब तक सबका रिहेबिलिटेशन न हो जाए। मुझे भरोसा है कि पुष्कर सिंह जी के नेतृत्व में रिहेबिलिटेशन का काम भी इतनी चुस्त और दुरुस्त तरीके से चलेगा। धन्यवाद। सर अभी ये जो सर्वे होने के बाद क्या सर 250 जो आप पैकेज की बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, क्या उसके बाद भी राज्य सरकार को कोई सहायता दी जाएगी? देखिए, मैंने जो कहा कि 250 करोड़ ऑलरेडी एडवांस में 1 महीना पहले ही भेज दिया गया है। 1 महीना होगा या 20 दिन होगा, इसके बाद में सर्वे होता है। आज भी प्राथमिक आकलन देकर ही हमारे जॉइंट सेक्रेटरी आएंगे,
सर्वे की टीम तुरंत ही भेज देंगे और उसके बाद भी हम भारत सरकार की ओर से सुनिश्चित रूप से मदद करेंगे। शुरुआती कुछ आकलन हुआ है कि कितना नुकसान हुआ है? देखिए, अभी आकलन जो भी राज्य सरकार निकालेगी, केंद्र सरकार निकालेगी, वो सटीक नहीं होगा। उत्तराखंड में क्योंकि पशुओं की जानहानि का संख्या जब तक गांव का सर्वे नहीं होता, पटवारी का सर्वे नहीं होता, तब तक काल्पनिक चीजें होती है। मानवों की जानहानि तो तुरंत रिपोर्ट हो जाती है, मिलती भी है, और जिसका घर का व्यक्ति लापता भी है वो तुरंत रिपोर्ट कराता है। मगर पशुओं की जानहानि और कृषि का जो नुकसान है और जो जमीन बह गई है वो एक्चुअल सर्वे के बाद ही बता सकते हैं। मगर ज़्यादातर रोड यहाँ पर नेशनल हाईवे के हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट पर इसका बर्डन नहीं आना है। स्टेट के जो नुकसान हुआ है उसके लिए भी राज्य केंद्र सरकार नॉर्म्स के हिसाब से जरूर मदद करे। सर उत्तराखंड में अर्ली मॉर्निंग सिस्टम और जो डॉप्लर रडार, क्योंकि बहुत ऐसे इलाके जहाँ पे दिक्कत होती है, क्या उसके लिए भी सरकार, भारत सरकार नहीं, ये ऑलरेडी कंसिडरेशन में है, विचाराधीन है और अंत तक आया है। बहुत जल्दी ही इस पर हम निर्णय करेंगे। परंतु एक बात मैं सुनिश्चित कहना चाहता हूं कि लगभग 26 घंटे पहले हम चेतावनी देने में सफल रहे हैं और चेतावनी को हर मोबाइल यूजर तक, हर जगह पे और यात्रियों के जहां कैंप थे वहां पर हमने समय पर पहुंचाया। सर उत्तराखंड का ऐसा इतिहास रहा है कि सर समय समय पर यहाँ पर चाहे वो मानसून के दौरान हो या फिर अन्य बारिशों में इस तरह की आपदाएं आती रहती हैं। क्या केंद्र सरकार कोई ऐसी योजना बना सकता है कि इन आपदाओं से जो है इतना भारी नुकसान ना हो और पहले से पहले हमें एक दरखास्त भारत सरकार के पास उत्तराखंड सरकार की पेंडिंग है इस प्रकार के डिजास्टर के लिए कि यहाँ रिसर्च और इसके बाद में व्यवस्थाओं के अपग्रेडेशन के लिए इंस्टीट्यूट बनाया जाए जो न केवल हिमालयन क्षेत्र पूरे देश के लिए काम करेगा। वो दरखास्त हमारे यहाँ पेंडिंग है, थोड़े समय में ही इस पर निर्णय होगा। 4 मीटिंग इसके लिए हो रही है। पुष्कर सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मुझे मिलने आए तब भी वो मुझे उसका कड़ा रिमाइंडर दे गए हैं, तो मैं भी चिंता करूंगा कि वो जल्दी काम करें। सर आपने हवाई सर्वेक्षण किया, क्या अब हालात कैसे हैं राज्य के जो आपने देखा? देखिए, जहाँ तक आज का सवाल है, पानी अब नुकसान ज़्यादा नहीं करेगा, मगर जो नुकसान कर दिया है इसको रिपेयर करने का हमें यत्न भी करना पड़ेगा। और वो रिपेयरिंग कुछ जगह पे ऐसा जरूर हवाई सर्वेक्षण में दिखता है जो एकदम जल्दी से नहीं होगा। मानो पूरा रोड जा रहा है, 25 मीटर का रोड ही भूस्खलन में बहकर निकल गया है, तो पहाड़ को थोड़ा काट कर बनाना पड़ेगा। सर आखिरी सवाल मेरा ये है, आपदा से अलग है कि सरकार के काम को किस तरह से देखते हैं सर? आप मुख्यमंत्री जी के काम को किस तरह देख रहे हैं? हालांकि 3 महीने निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम करी है धामी सरकार और मुझे पूरा भरोसा है देवभूमि फिर से हमें एक बार आशीर्वाद देगी। सर पूरे देश में वैक्सीनेशन 100 करोड़ के पार हो गया है सर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने ANI को बाइट दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देहरादून से सीधा प्रसारण देख रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून के आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं और अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने हवाई सर्वेक्षण कर जो प्रभावित क्षेत्र हैं, क्योंकि उत्तराखंड में हम जानते हैं कि भारी बारिश, भूस्खलन के कारण और बहुत जगहों के ऊपर ब्रिजेस टूट जाने के कारण भारी नुकसान हुआ है और इसके मद्देनजर उन्होंने पूरे स्थिति का भी जायजा लिया और हवाई सर्वेक्षण भी किया। जिसके बाद जब वो प्रेस से मुखातिब हुए तो उन्होंने पूरी तस्वीर स्पष्ट की है कि किस तरीके से इस आपदा के आने से 24-26 घंटे पहले ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को और विभिन्न एजेंसियों को भी सूचित कर दिया था, जिसके कारण वक्त पर कदम उठाए गए और आपदा के बाद भी त्वरित राहत और बचाव कार्य की शुरुआत हो पाई। और उससे पहले भी लोगों के बचाने में भी ये जो पूर्वानुमान दिया गया, जो पहले ही जानकारी दी गई, ये बहुत महत्वपूर्ण रही। और उन्होंने एक जो आकलन दिया वो यही कि 64 लोगों की मौत हुई है, 11 लोग अभी भी लापता हैं, 3500 लोगों को बचाया गया है, बहुत सारी तादाद में 16,000 के करीब लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया है। लेकिन उन्होंने इस बात का भी संकेत स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार लगातार इस पर सहायता भी कर रही है। कुछ महीने पहले जो 250 करोड़ रुपए का
का जो फंड भेजा गया है उसको इस आपदा में प्रयोग किया जा रहा है। और अब चूंकि सर्वे किया जा रहा है, जॉइंट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में सर्वे के काम को जल्द पूरा किया जाएगा, जिसके बाद केंद्र सरकार पूरी स्थिति के नुकसान का आकलन करने के बाद राज्य सरकार को और सहायता देगी। लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने ये भी स्पष्ट की है कि किस तरीके से बहुत सारी जगहों पर सड़कों को ठीक कर दिया गया है। आवाजाही बहुत सारी जगहों पर शुरू हो चुकी है, लेकिन जहां पर बहुत ज्यादा सड़क खराब हुई है वहां पर पहाड़ों को खोद कर सड़कें निकालनी पड़ेंगी, जिसमें कुछ वक्त लग सकता है। लेकिन रेल परिवहन को भी सुचारू रूप से शुरू करने के लिए काम किया जा रहा है। जो टेलीफोन लाइन्स हैं 80% तक ठीक कर दी गई हैं और जल्द ही सारे ही प्रदेश में सभी टेलीफोन लाइन्स ठीक ढंग से काम करने लगेंगी। क्योंकि अब सड़कें बन रही हैं तो बन गई हैं बहुत सारी जगहों पर, इसके कारण अब राहत और बचाव कार्य को भी और ज़्यादा रफ्तार दी जा रही है। और मौसम भी चूंकि साथ दे रहा है, इसीलिए अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश के कारण जो हालात बिगड़े, जो आपदा आई, उससे पार पा सकेंगे। और एक बार फिर रुख कर लेते हैं उसी बड़ी खबर का इस कार्यक्रम में जिस पर हम खास गौर कर रहे हैं, और वो है कि 100 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा भारत ने छू लिया है। एक बड़ा पड़ाव जो भारत ने कोविड के खिलाफ अपनी जंग में हासिल किया है। और इस महत्वपूर्ण पड़ाव को हासिल करने में जो पूरा सफर रहा, यानी जब हमने पहला डोज दिया तब से अब तक का जो ये सफर है, ये सफर क्या रहा है, ये भी आपके सामने रखते हैं कि टीकाकरण में महत्वपूर्ण पड़ाव क्या है। इन पे नजर डालें तो हम जानते हैं कि इस पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये पूरा सफर है जो 9 महीने का सफर है हमारे सामने कि पहली डोज से 100 करोड़ तक की का जो डोज है वो कैसे हमने हासिल किया है। लेकिन उससे पहले चूंकि हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो पहले रुक कर लेते हैं भोपाल का, क्योंकि हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अजीत से हम पहले भी बात कर रहे थे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में अलग अलग स्तर पर जश्न मनाया जा रहा है। आज कई कार्यक्रम अजीत आप बता रहे थे कि इनका आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि ये 100 करोड़ का आंकड़ा छोटा नहीं है। ऐसे में अजीत, अब यहां से आगे की राह भी कितनी महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि जो टॉप 5 राज्य हैं हमारे देश के, उनमें मध्य प्रदेश आता है जिन्होंने सबसे ज्यादा टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया है। यहां से आगे की राह कैसे देखते हैं? जी ममता, बिल्कुल कि मध्य प्रदेश शुरू से ही कोविड वैक्सीनेशन में आगे रहा है और मध्य प्रदेश में शुरू से ही इसको बहुत ही तत्परता के साथ इसको लागू किया गया है। चाहे हम बात करें सरकार के स्तर पे, चाहे हम बात करें जो स्वास्थ्य विभाग के स्तर पे, या जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, जो कोरोना वॉरियर थे, जो फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके स्तर पे इसको तत्परता से लागू किया गया था। और मध्य प्रदेश में यही कारण रहा है कि लगातार इसको बहुत ही संजीदा तरीके से धरातल में उतारा गया। और हमने देखा है कि कोविड वैक्सीनेशन में लगातार मध्य प्रदेश आंकड़ों का रिकॉर्ड जो है वो बनाता रहा है, जिसमें कि वैक्सीनेशन का जो महाअभियान था, बीच बीच में कई चरण में महाअभियान चलाए गए, महाअभियान का भी बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है। हालांकि अब जबकि मध्य प्रदेश में हम बात करें तो 6 करोड़ 75 लाख से ज़्यादा फर्स्ट और सेकंड डोज जो है उसका आंकड़ा जो है वो पार हो चुका है। और अब चुनौती ये होगी कि जो सेकंड डोज है वो लगवानी होगी, जो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी जो कि फर्स्ट डोज लगवाने के बाद में थोड़े लापरवाह हो गए हैं या थोड़े बेफिक्र हो गए हैं कि अब सेकंड डोज नहीं लगवाने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग के सामने बड़ी चुनौती है कि ऐसे लोगों को मोटिवेट करना, ऐसे लोगों को प्रेरित करना कि वो सामने आए और सेकंड डोज जो है वो भी लगवाएं। साथ में आगे चल के अब जबकि देश में बच्चों की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, तो एक अभियान ये भी शुरू होगा कि बच्चों को के वैक्सीनेशन को लेकर भी आगे रणनीति बनानी होगी, उनको भी मोटिवेट करना होगा, पेरेंट्स को मोटिवेट करना होगा कि बच्चों का भी वैक्सीनेशन कराया जाए। और ये इसके लिए भी स्वास्थ्य विभाग ने, प्रदेश सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है, अभी से रणनीति बनाना शुरू कर दी है कि किस तरीके से आगे जो है बच्चों का वैक्सीनेशन को भी फोकस करना है। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी भी हम देखें तो 52 जिले हैं और 52 जिलों में हर जिला जो है अपनी अलग भौगोलिक स्थिति के लिए जाना जाता है। कहीं दुर्गम पहाड़ हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं घाटियां हैं, कहीं घने जंगल का प्रदेश मध्य प्रदेश है। तो ऐसी दुर्गम स्थिति में स्वास्थ्य विभाग ने, स्वास्थ्य का जो अमला है, फ्रंटलाइन जो वॉरियर रहे हैं, उन्होंने ये काम किया है। और जो आज जो 100 करोड़ का आंकड़ा जो देश ने पार किया है कोविड वैक्सीनेशन को लेकर, कहीं ना कहीं जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले यही जो वर्कर हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, उसमें कई जगहों पे जो टीचर्स हैं उनका भी सही सहयोग लिया गया लोगों को मोटिवेट करने के लिए, ग्रामीणों को मोटिवेट करने के लिए। पंचायत स्तर पर जो पंचायत के लोग हैं उनका भी सहयोग लिया गया। साथ में जो मेडिकल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका तो सहयोग लिया गया, लेकिन इसके अलावा ANM हो गई हैं, आशा कार्यकर्ता, सभी लोगों ने मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाया है। और मध्य प्रदेश में कई दुर्गम स्थानों पर कैंप लगा कर, इस तरह नरसिंहपुर में एक ऐसी वैक्सीनेशन कैंप में है। और इस तरीके जो छोटे छोटे कैंप रहे हैं उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इस बड़े 100 करोड़
के आंकड़े को पार करने में। तो आप समझ सकते हैं कि जो पूरे देश में जो ग्रामीण क्षेत्र में बात करें या जो रूरल क्षेत्र है वहां पर जिस तरीके से वैक्सीनेशन हुआ है उसने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश को 100 करोड़ का जो आंकड़ा जो पार करने में आज जो एक 100 करोड़ का आंकड़ा देश ने पार किया है कोविड वैक्सीनेशन को लेकर, तो इसमें देखिए हर किसी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और इस भूमिका को आगे और बढ़ाना है, आगे और इसी तरीके से जो मोटिवेशन है वो बना रहे, इसी तरीके से उत्साह बना रहे, इस पर विशेष फोकस करना होगा क्योंकि पूरी तरीके से अभी कोविड का जो संक्रमण गया नहीं है और जो वैक्सीनेशन है वो भी पूरी तरीके से अभी फर्स्ट डोज हुई है और ये आंकड़े बताते हैं कि अभी सेकंड डोज भी होनी है क्योंकि सेकंड डोज जो है उसका अभी जो रेशो है वो काफी कम है क्योंकि अभी पूरा फोकस जो ज्यादा था वो फर्स्ट डोज पे था। लेकिन अब जबकि 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है देश ने तो जो सेकंड डोज है उसका लिए भी लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है और कोशिश अब ये है स्वास्थ्य विभाग की और सरकार की कि जो सेकंड डोज जिन्होंने अभी तक नहीं ली है दिन का के समय। शुक्रिया जीत इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल हम सीधे रुख कर रहे हैं इस वक्त दिल्ली का ही, क्योंकि दिल्ली में आईजी टर्मिनल पर स्वास्थ्य मंत्री पहुंच रहे हैं। एक विशेष कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया है 100 करोड़ के टीकाकरण के आंकड़े को हासिल करने के लिए और इस उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। 100 करोड़ टीकाकरण ये देशवासियों का विश्वास की अनुभूति है। 100 करोड़ टीकाकरण ये आत्मनिर्भर भारत की दिवाली है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा that he should launch a strong celebration 1 billion doses at this moment, sir. हम देशवासियों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे उद्यमियों की ताकत का ही ये परिणाम है कि भारत को वैक्सीन के लिए किसी और देश पर हमें निर्भर नहीं होना। ना हम रुके कहीं, ना हम डिगे कहीं, ना हम रुके कहीं, ना हम डिगे कहीं, शत्रु हो कोई भी हम झुके नहीं। दुश्मन के शस्त्र जो 1000 शत्रुओं की कवच से हम तैयार। मेरे भारत का ये विश्वास है, सबका साथ सबका प्रयास है। भारत का टीकाकरण लिख रहा एक नया इतिहास है। शत्रुओं की गरज एहसास है, ये एक नया इतिहास है, इतिहास है। जो दे रहे 100 करोड़ को जीवन, उन हाथों को शत शत नमन। इस युद्ध में जो लड़ रहा वो हर सिपाही खास है। शत्रुओं की गरज एहसास है, ये एक नया इतिहास है, इतिहास है। रणभूमि के सारथी पर मेरे देश को विश्वास है। सबका साथ सबका प्रयास है। भारत का टीकाकरण लिख रहा एक नया इतिहास है। शत्रुओं की गरज एहसास है, ये एक नया इतिहास है, इतिहास है।
भारत लिख रहा एक नया इतिहास है। ये हमारा शतकोटि गर्व का एहसास है। माननीय मंत्री जी से पुनः निवेदन है कि आज के इस अवसर के लिए तैयार की गई फिल्म लॉन्च करें। माननीय मंत्री जी। शतकोटि 100 करोड़, यह अंक सुनने में जितना बड़ा है उसकी अहमियत भी उतनी ही अधिक है, क्योंकि कोरोना महामारी से लड़ते हुए भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का एक ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किया है। और इस लक्ष्य तक पहुंचने में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और सफल नेतृत्व समाहित है। सेवा परमो धर्मः, सेवा परमो धर्मः को जीने वाला भारत सीमित संसाधनों के बावजूद भी वैक्सीनेशन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में जी जान से जुटा। मैं आज दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित करता हूं, कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है, वैक्सीनेशन कार्यक्रम प्रारंभ करने की कृपा करें। 16 जनवरी 2021 को आधिकारिक तौर से शुरू हुए टीकाकरण के बीज बहुत पहले प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बोए गए थे। 14 अप्रैल 2020 को गठित वैज्ञानिकों की टास्क फोर्स एवं कोरोना वैक्सीन पर रिसर्च करने और टीकाकरण कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए गठित नेगवैक के कार्यकारी समूह ने साथ मिलकर 7 अगस्त 2020 को टीकाकरण अभियान को दिशा दी थी और 29 नवंबर 2020 को भारत सरकार ने कोविड सुरक्षा योजना के अंतर्गत 900 करोड़ का पैकेज घोषित किया। निरंतर जांच और वैक्सीन दुष्प्रभाव के परीक्षण करते हुए आखिर वह दिन आया और फिर 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को, फिर 2 फरवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स को, 1 मार्च से वृद्ध नागरिकों को, 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को और 1 मई से 18 साल से अधिक आयु के सभी नागरिकों को वैक्सीन उपलब्ध करवाने में सरकार ने कमर कसी। मोदी जी की सोच ने हमें और विश्व को कोविन पोर्टल का उपहार दिया, जिसकी बदौलत वैक्सीन संबंधित जानकारी, रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट आसानी से हमें मिल रहे हैं। इस इतिहास को सच बनाने में पूरे देश में 3 लाख से अधिक टीकाकरण केंद्र कार्यरत हुए, जिसमें से 74% केंद्र तो ग्रामीण इलाकों में है। 29,000 कोल्ड स्टोरेज पॉइंट्स के जरिए वैक्सीन हर एक क्षेत्र में पहुंच रही है। और लाखों नर्स, एएनएम एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करते हुए हर एक नागरिक को वैक्सीनेट करने में सक्षम योगदान दिया है। और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में एयरलिफ्टिंग के जरिए भी वैक्सीन पहुंचाई गई है। साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए वर्क प्लेस पर, मेंटल असाइलम एवं जेल तक व दिव्यांग नागरिक को घर तक वैक्सीन पहुंचाने में सरकार को सफलता मिली है। अन्य कई राष्ट्रों के मुकाबले हमने 100 करोड़ वैक्सीनेशन को जिस गति से प्राप्त किया है वह किसी विक्रम से कम नहीं। इस अभियान में देश की नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप
फॉर इम्यूनाइजेशन अर्थात एनटागी की सिफारिशों पर 3 वैक्सीन को कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इनमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन और रूसी वैक्सीन स्पुतनिक शामिल है। कोवैक्सीन तो पूरी तरह से एक स्वदेशी वैक्सीन है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रतिपादित मंत्र आत्मनिर्भर भारत का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। वैक्सीन निर्माताओं को प्रोत्साहित करते हुए मोदी जी के मिशन कोविड सुरक्षा के तहत भारत बायोटेक को क्षमता विकास के लिए सहयोग मिला और अन्य निर्माताओं को बुनियादी विकास के लिए सहायता मिली। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप दुनिया की पहली डीएनए आधारित कोविड वैक्सीन ज़ाइकोव-डी जाइडस कैडिला कंपनी द्वारा भारत में विकसित की गई, जो 12 साल से ऊपर के बच्चों के टीकाकरण की सुविधा प्रदान करेगा। जिस तरह लॉकडाउन की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया करवाया, वैसे ही कोरोना के इस संकट से लड़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लिए मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाई। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, हम रुकेंगे नहीं। 100 करोड़ वैक्सीन से लिखा इतिहास हमारे शत कोटि गर्व का एहसास है। मोदी जी के नेतृत्व का यह विश्वास है, यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। देवियों और सज्जनों, 100 करोड़ टीके के लक्ष्य से संबंधित यह संक्षिप्त एवं सारगर्भित कार्यक्रम समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। रहे थे दिल्ली के लाल किले से। दरअसल आज का दिन ही बहुत विशेष है। देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और राजधानी दिल्ली में भी सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। लेकिन जो लाल किले पर यह कार्यक्रम हुआ है, जिसमें एक विशेष गीत भी आज लॉन्च किया गया है, एक विशेष फिल्म भी यहाँ पर दिखाई गई है और एक तरीके से इस विशेष दिन को और विशेष बनाने के लिए ही तमाम प्रयास अलग अलग स्तर पर किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी और आपकी, यानी देशवासियों की, कि हम इस अभियान को कमजोर ना पड़ने दें। एक डोज नहीं, दोनों डोज जरूर लें। कार्यक्रम में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत ना आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान। इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या हमारे टोल फ्री नंबर 1800 18